इतिहास रच गया है। 1 लाख करोड़ का जादुई आंकड़ा पार। HDFC मिड कैप फंड बना भारत का पहला सबसे बड़ा मिड कैप फंड। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के HDFC मिड कैप फंड ने अपने 20वें साल में कदम रखते ही 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के AUM का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में चलने वाली कुल 33 मिड कैप स्कीम्स में से यह इकलौता ऐसा फंड है जिसने इस ऐतिहासिक बेंचमार्क को छुआ है। रिटर्न का बेजोड़ रिकॉर्ड देखते हैं इस फंड ने अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी में निवेशकों को कैसे मालामाल किया है। जून 2007 में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इस फंड ने 17.13% का शानदार CAGR रिटर्न डिलीवर किया है। इसके मुकाबले फंड के मुख्य बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने इस अवधि में केवल 15.04% का CAGR रिटर्न दिया है। यदि किसी निवेशक ने शुरुआत के समय में ही इस फंड में मात्र 10,000 रुपये प्रति महीने की मंथली SIP शुरू की होती तो आज उस निवेश की करंट वैल्यू 1.82 करोड़ रुपए हो चुकी होती। निवेश की स्ट्रैटेजी और सफलता का क्या राज है? तो HDFC AMC के MD और CEO के अनुसार यह कामयाबी लगभग 2 दशकों के डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का नतीजा है। यह फंड इन खास रणनीतियों पर काम करता है। फंड मैनेजर इंडेक्स की नकल करने के बजाय व्यक्तिगत रूप से मजबूत कंपनियों को गहराई से रिसर्च करके चुनते हैं। निवेशकों के लिए जरूरी चेतावनी, फंड का साइज 1 लाख करोड़ बेहद विशाल हो चुका है। मिड कैप शेयर में लिमिटेड लिक्विडिटी होने के कारण इतने बड़े कॉर्पस को तेजी से खरीदना या बेचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मिड कैप स्पेस में भारी इनफ्लो की वजह से स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। हालांकि इस फंड का PE रेशियो 25.9 है, फिर भी मार्केट अब सस्ता नहीं रहा। क्या आपने भी HDFC के इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और रील को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मार्केट अपडेट के लिए हमें तुरंत फॉलो करें। और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। एक बार निवेश हर महीने कमाई। जानिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की पूरी सच्चाई। क्या आप अपने लमसम अमाउंट पैसे को ऐसी जगह सुरक्षित रखना चाहते हैं जहां से हर महीने एक बंधी बंधाई फिक्स्ड इनकम आती रहे? पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है, जो आपको बिना किसी मार्केट रिस्क के हर महीने गारंटीड इंटरेस्ट देती है। इस बेहतरीन योजना की फाइनेंशियल आंकड़े इस प्रकार हैं। फिलहाल इस स्कीम पर सरकार 7.4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे रही है, जिसका भुगतान आपको मंथली पे आउट के रूप में हर महीने किया जाता है। इस योजना का कुल समय 5 साल का होता है, यानी आपका निवेश 5 साल तक रेगुलर कमाई करता है। अगर आप सिंगल अकाउंट में अधिकतम लिमिट का निवेश करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 5,550 रुपये मिलेंगे। वहीं जॉइंट अकाउंट में निवेश करने पर यह हर महीने करीब 9250 रुपये की रेगुलर इनकम बन जाती है। आइए जानते हैं इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। आप मात्र 1,000 रुपये से इस खाते की शुरुआत कर सकते हैं। एक अकेले व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 लाख तक का प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया जा सकता है। यदि आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं जिसमें अधिकतम 3 वयस्क शामिल हो सकते हैं तो निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख तक बढ़ जाती है। समय के पहले पैसा निकाला तो क्या होगा? खाता खोलने के पहले 1 साल के भीतर आप किसी भी परिस्थिति में पैसा वापस नहीं निकाल सकते। यदि आप 1 से 3 साल के बीच खाता बंद करते हैं तो आपके जमा पैसे पर 2% की पेनल्टी कट जाती है। यदि आप 3 साल के बाद और 5 साल पूरे होने के पहले पैसा निकालते हैं तो 1% की कटौती की जाती है। टैक्स और अन्य जरूरी नियम जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में मिलने वाले ब्याज पर कोई TDS नहीं कटता है। हालांकि जो ब्याज आपको हर महीने मिलता है वह पूरी तरह से आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है। भारत के किसी भी कोने में ट्रांसफ़र होने पर आप अपने इस POMIS अकाउंट को बेहद आसानी से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। क्या आप भी सुरक्षित सरकारी गारंटी के साथ अपनी पैसिव इनकम शुरू करना चाहते हैं?
कमेंट में अपनी राय बताएं और इस रील को अपने परिवार के बुजुर्गों और निवेशकों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही काम के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। ओवरड्राफ्ट वर्सेस पर्सनल लोन आपके लिए क्या है बेस्ट? क्या आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई है? आप सोच रहे होंगे कि पर्सनल लोन लें या ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग करें। आज हम इन दोनों के बीच का अंतर समझेंगे ताकि आप अपने लिए सही फैसला ले सकें। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सुविधा है जो आपको अपने बैंक अकाउंट में मौजूद बैलेंस से अधिक पैसे निकालने की अनुमति देती है। यह आपकी सैलरी, एफडी या प्रॉपर्टी के बदले दी जाती है। सबसे अच्छी बात, इसमें आप जितना पैसा इस्तेमाल करते हैं, ब्याज इंटरेस्ट केवल उसी राशि पर लगता है। पर्सनल लोन क्या है? पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है जिसके लिए आपको किसी चीज को गिरवी या कोलेटरल की जरूरत नहीं होती। इसमें बैंक आपको एक तय रकम लमसम में देता है। पूरे लोन अमाउंट पर ब्याज लगता है, चाहे आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें। ओवरड्राफ्ट और पर्सनल लोन में कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ओवरड्राफ्ट सुविधा अक्सर पर्सनल लोन से सस्ती हो सकती है, खासकर अगर एफडी के बदले ली गई हो। रीपेमेंट की बात करें तो ओवरड्राफ्ट में कोई तय ईएमआई नहीं होती। आप अपनी सुविधा के अनुसार पैसा जमा कर सकते हैं। पर्सनल लोन में हर महीने एक फिक्स्ड ईएमआई चुकानी होती है जो बजट मैनेज करने में आसान रहती है। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो पर्सनल लोन में अक्सर प्रोसेसिंग फी लगती है, जबकि ओवरड्राफ्ट में चार्ज अलग हो सकते हैं। फैसला कैसे करें, कौन सा विकल्प चुनें? ओवरड्राफ्ट चुनें अगर आपको थोड़े समय के लिए और कभी कभी पैसों की जरूरत है। आप ब्याज बचाना चाहते हैं क्योंकि इसमें केवल इस्तेमाल की गई राशि पर ही ब्याज लगता है। पर्सनल लोन चुनें अगर आपको एक बड़ी राशि की जरूरत है और आप उसे फिक्स मंथली किस्तों में चुकाना चाहते हैं। आपको बजट बनाने के लिए एक डिसिप्लिन्ड रीपेमेंट शेड्यूल चाहिए। निष्कर्ष और सलाह की बात करें तो दोनों ही विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान हैं। फैसला लेने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और जरूरत की अवधि को जरूर देखें। ऐसे ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल अवेयरनेस और जानकारी के लिए अभी हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद से बहुत सटीक ढंग से ले पाएं। आरडी वर्सेस एसआईपी, कौन है निवेश का असली किंग? क्या आप भी कंफ्यूज हैं आपके पैसे कहां बचाएं, एसआईपी में या आरडी में? आज हम करेंगे इन दोनों का फुल पोस्टमार्टम ताकि आप ले सकें एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन। रिटर्न्स की बात करें तो आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। यहां रिटर्न्स फिक्स्ड और गारंटीड होते हैं। बैंक आपको पहले से ही बता देता है कि मैच्योरिटी पर कितने पैसे मिलेंगे। एसआईपी मतलब कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहां रिटर्न मार्केट लिंक होते हैं। इक्विटी फंड में लंबी अवधि 5 से ज्यादा साल के लिए निवेश करने पर यह अक्सर 12 से 14% या उससे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, जो आरडी से काफी बेहतर है। रिस्क और सुरक्षा की बात करें तो आरडी यह लो रिस्क है क्योंकि आपके पैसे सुरक्षित हैं और बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता। और एसआईपी की बात करें तो इसमें मार्केट रिस्क होता है। बाजार गिरने पर वैल्यू कम दिख सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह जोखिम कम हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी की बात करें तो एसआईपी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप अपनी एसआईपी को कभी भी पॉज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आरडी की बात करें तो इसमें फिक्स टेन्योर होता है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हैं तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है। टैक्सेशन का गणित समझ लेते हैं तो आरडी की बात करें तो ब्याज पर टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कटता है। और एसआईपी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज्यादा रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो 12.5% होता है। फाइनल निष्कर्ष देख लेते हैं तो आरडी चुनें अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है 1 से 3 साल के लिए। आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, सिर्फ कैपिटल सेफ्टी चाहिए तो आरडी बेस्ट है। लेकिन एसआईपी चुनें अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, 5 से ज्यादा साल के लिए है, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई। आप बाजार के उतार चढ़ाव झेल सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें
क्योंकि हम बहुत ही सरल भाषा में आपको आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं और आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी हद तक बढ़ जाती है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जुलाई 2026 एक्सिस सिक्योरिटीज के 15 टॉप स्टॉक पिक्स। क्या आप जानते हैं इस महीने कौन से स्टॉक्स दिखा सकते हैं बम्पर रिटर्न? एक्सिस सिक्योरिटी ने जुलाई 2026 के लिए अपने टॉप स्टॉक पिक्स जारी कर दिए हैं। इस लिस्ट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के 15 बेहतरीन स्टॉक्स शामिल हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो फाइनेंशियल और कंज्यूमर सेगमेंट में तगड़ा दम दिख रहा है। फाइनेंशियल की बात करें तो लिस्ट में कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज शामिल हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि इन बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी स्थिर रहने वाली है। टेलीकॉम और कंज्यूमर की बात करें तो भारतीय एयरटेल इस लिस्ट का सबसे हाई कन्विक्शन आइडिया है, जिसमें एआरपीयू और डेटा कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है। रिटेल में बात करें तो वरुण बेवरेजेस और एवेन्यू सुपरमार्ट्स और नेस्ले इंडिया जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स भी निवेशकों की पसंद बने हुए हैं। मिड और स्मॉल कैप पिक्स को देखते हैं। अगर आप थोड़े जोखिम के साथ हाई रिटर्न की तलाश में हैं तो ये स्टॉक्स फोकस में हैं। मिड कैप की बात करें तो डालमिया भारत इस रिपोर्ट का टॉप परफॉर्मर है, जिसमें ब्रोकरेज ने 43% तक का अपसाइड पोटेंशियल देखा है। साथ ही एपीएल अपोलो ट्यूब्स भी लिस्ट में नया एंट्री है। स्मॉल कैप की बात करें तो इस बास्केट में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, चैलेट होटल्स, मिंडा कॉरपोरेशन और हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज शामिल हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की इन रिकमेंडेशंस के पीछे कुछ ठोस कारण है। पहला, स्टेबल अर्निंग्स। कंपनियां अपनी एसेट क्वालिटी और मार्जिन मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दे रही हैं। दूसरा, सेक्टोरल स्ट्रेंथ। बैंकिंग, टेलीकॉम और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स बने हुए हैं। तीसरा, फ्यूचर ग्रोथ। डेटा सेंटर्स, कैपेसिटी एक्सटेंशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंपनियां फोकस कर रही हैं। निष्कर्ष क्या है? जुलाई 2026 में मार्केट ब्रॉड बेस्ड रुझान रहने की उम्मीद है, लेकिन याद रखें मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहता है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल फैक्टर और रिस्क प्रोफाइल को अच्छी तरह समझें। क्या आप भी इन स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं? कमेंट्स में बताएं और फाइनेंस अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। क्या गोल्ड में निवेश का है सही समय? जानिए 3 साल के सबसे शानदार गोल्ड ईटीएफ रिटर्न्स। कौन से ईटीएफ हैं टॉप पर? क्या आप अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते हैं? मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड ईटीएफ ने पिछले 3 सालों में शानदार प्रदर्शन किया है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। लिस्ट में सबसे ऊपर यूटीआई गोल्ड ईटीएफ है, जिसने निवेशकों को बहुत ही बेहतरीन सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल के सीएजीआर के आधार पर टॉप परफॉर्मिंग ईटीएफ की जानकारी देखते हैं। यूटीआई गोल्ड ईटीएफ। इस ईटीएफ ने 15.65% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ। इसका 3 साल का सीएजीआर 15.58% रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ। इस फंड ने 15.55% का सीएजीआर दर्ज किया है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ। एसबीआई के इस ईटीएफ का सीएजीआर 15.51% रहा है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज। इस पॉपुलर ईटीएफ ने 15.48% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। गोल्ड ईटीएफ में ही निवेश क्यों करें? अगर आप फिजिकल गोल्ड की जगह ईटीएफ चुनते हैं तो आपको ये फायदे मिलते हैं। आप शेयर बाजार की तरह कभी भी गोल्ड ईटीएफ को बाय और सेल कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड की तरह इसे रखने के लिए लॉकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल रूप से रहता है। ईटीएफ में आप शुद्ध सोने में निवेश करते हैं तो मिलावट का कोई डर नहीं होता। ज्वेलरी की तरह इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस या वेस्टेज नहीं लगता। निवेश करने से पहले क्या ध्यान रखें? गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना आसान है, लेकिन इन बातों को ना भूलें। अपने कुल निवेश का केवल 5 से 10% हिस्सा ही गोल्ड में रखें। गोल्ड की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर करती हैं, इसलिए मार्केट फ्लक्चुएशन के लिए तैयार रहें।
निवेश करने से पहले उस ETF का एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करें। जितना कम होगा उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। क्या आपने गोल्ड ETF में निवेश शुरू किया है? कमेंट्स में बताएं और फाइनेंस अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 30,000 करोड़ का IPO बदल देगा दलाल स्ट्रीट का इतिहास? सावधान, इंडिया का सबसे बड़ा IPO आ रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपना IPO सितंबर 2026 में लॉन्च करने की तैयारी में है। यह कोई छोटा मोटा इशू नहीं, बल्कि लगभग 30,000 करोड़ का मेगा इशू हो सकता है। अगर यह सफल रहा तो यह हुंडई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ के IPO के रिकॉर्ड को तोड़कर भारत का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफरिंग बन जाएगा। मुख्य डिटेल्स देखते हैं। क्या आप जानते हैं यह IPO कैसे काम करेगा? आइए इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं। यह पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कि कंपनी कोई नया शेयर जारी नहीं कर रही, बल्कि मौजूदा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा विक्रेता है, जो 2.48 करोड़ तक शेयर बेचेगा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और कई अन्य बीमा कंपनियां भी अपनी हिस्सेदारी कम करेंगी। ध्यान दें, LIC जो NSE का सबसे बड़ा शेयर धारक है, इस शेयर सेल में भाग नहीं ले रहा है। वैल्यूएशन और मार्केट इम्पैक्ट को देखें तो NSE के इस IPO से जुड़ी कुछ बड़ी बातें देखते हैं तो इस IPO के साथ NSE की वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। यह इसे भारत की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में शामिल कर सकता है। 2016 में पहली बार कोशिश के बाद करीब एक दशक के रेगुलेटरी हर्डल्स और कोलोकेशन कंट्रोवर्सी के निपटारे के बाद NSE को सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिली है। NSE का दबदबा कैश इक्विटी और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत अधिक है। विश्लेषकों का मानना है कि एक्सचेंज की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऑप्शन ट्रेडिंग से आता है। निवेशकों के लिए क्या है? क्या आपको निवेश करना चाहिए? IPO का साइज और टाइमिंग बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगी। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें, जिसमें कंपनी के बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबिलिटी और की रिस्क की पूरी जानकारी दी गई है। निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा जरूर करें, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा और जटिल फाइनेंशियल इवेंट है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। क्या NSE का यह IPO दलाल स्ट्रीट के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर करके जाना। क्या 12 लाख की सैलरी वाकई टैक्स फ्री है? सावधान, ITR 2026 में ये गलतियां ना करें। क्या आप गलत फहमी में हैं? क्या आपको लगता है कि 12 लाख रुपए की सालाना आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन में हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि टैक्स लॉज उतने सीधे नहीं हैं जितने दिखते हैं। इनकम टैक्स विभाग का टैक्स फ्री का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। एक छोटी सी चूक आपको एक सामान्य टैक्स पेयर से सीधा टैक्स डिफॉल्टर बना सकती है। मुख्य मुद्दा देखते हैं, ग्रॉस सैलरी वर्सेस नेट टैक्सेबल इनकम। याद रखें, इनकम टैक्स आपकी ग्रॉस सैलरी पर नहीं बल्कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम पर लगता है। न्यू टैक्स रिजीम के भ्रम को देखते हैं। बहुत से लोग बिना सोचे समझे न्यू टैक्स रिजीम चुन रहे हैं। यहाँ आपको 80C या 80D जैसी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलता है। ओल्ड रिजीम का फ़ायदा उसको देखते हैं। अगर आप HRA, LTA या होम लोन इंटरेस्ट का क्लेम करना चाहते हैं तो ओल्ड रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। रॉन्ग रिजीम सिलेक्शन को देखते हैं। जल्दबाजी में गलत रिजीम चुनना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। हर हाल में अपनी कैलकुलेशन दोबारा करनी होगी। टोटल इनकम कैलकुलेशन को देखें तो सिर्फ सैलरी ही नहीं, अन्य आय को भूलना सबसे बड़ी गलती है। जैसे बैंक इंटरेस्ट, अगर आपको बैंक से ब्याज मिल रहा है तो वह आपकी कुल आय में जुड़ता है। जैसे रेंटल इनकम, किसी पुरानी प्रॉपर्टी से मिल रहा किराया भी टैक्सेबल है। जैसे स्टॉक मार्केट,
मार्केट से हुआ मुनाफा भी आपकी कुल आय का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 12 लाख है और 50,000 रुपये ब्याज से आए तो आपकी टोटल इनकम 12.5 लाख हो गई। इसे नज़रअंदाज करना टैक्स इवेजन की श्रेणी में आ सकता है। निष्कर्ष क्या करें तो समाधान क्या है? रिकैलकुलेशन, अपनी इनकम का सही गणित लगाएं और दस्तावेज तैयार रखें। ITR फाइल करने से पहले सभी सोर्सेज ऑफ इनकम की जांच करें। प्रोफेशनल मदद लें। अगर कन्फ्यूजन हो तो एक्सपर्ट से सलाह लें। सरकारी नोटिस से बचना है तो ITR फाइल करते समय पूरी सावधानी बरतें। ऐसे ही और फाइनेंस अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है ताकि आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। हेल्थ केयर और NBFC में निवेश के मौके, मार्केट की बड़ी अपडेट। मार्केट एक्सपर्ट प्रशांत खेमका ने निवेशकों के लिए नए अवसर की पहचान की है। उनका मानना है कि हेल्थ केयर और स्मॉल NBFC स्टॉक्स आने वाले समय में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। उनकी रणनीति मैक्रो अनुमानों पर निर्भर रहने के बजाय आकर्षक वैल्यूएशन पर बेहतरीन बिजनेस खोजने पर केंद्रित है। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर एक हाई पोटेंशियल सेक्टर के रूप में उभर रहा है क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहे हैं। इसमें बढ़ती मांग, इनोवेशन और सहायक सरकारी सुधारों के कारण तेजी आ रही है। निवेशक भारत के विस्तार करते हुए हेल्थ केयर इकोसिस्टम की असीमित क्षमता का लाभ उठा सकते हैं। स्मॉल NBFC की बात करें तो स्मॉल NBFC बेहतर प्रदर्शन की क्षमता दिखा रही हैं क्योंकि वे उन बाजारों में पहुंच बना रही हैं जहां बड़े बैंकों की ग्रोथ धीमी हो सकती है। इन कंपनियों के पास अक्सर मजबूत डिजिटल मॉडल और कुशल प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये विविध आर्थिक क्षेत्रों में क्रेडिट डिसबर्समेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बॉटम अप अप्रोच, वाइट ऑफ कैपिटल मार्केट को टाइम करने या टॉप डाउन मैक्रो दांव लगाने के बजाय बॉटम अप स्टॉक चयन दर्शन का पालन करती है। मैक्रो को केवल एक एंटरटेनमेंट माना जाता है, उन्हें देखें, लेकिन माइक्रो लेवल फंडामेंटल्स पर ध्यान दें। मुख्य फोकस ऐसी कंपनियों की पहचान करने पर है जो अच्छी तरह से प्रबंधित, स्केलेबल और बेहतर रिटर्न उत्पन्न करती हैं। नकारात्मक सूची वाले स्टॉक्स को हटाने और मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए सख्त फोरेंसिक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। निवेशकों के लिए क्या सुझाव है? निरंतर अल्फा जनरेशन सुनिश्चित करने के लिए संतुलित पोर्टफोलियो बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बिजनेस की कमाई पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि वर्तमान बाजार मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम है। निवेश का कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा स्वतंत्र शोध और रिसर्च करें या वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।